Good morning, students. This is Srishti उपाध्याय, फैकल्टी ऑफ प्रैक्सिस विद्यापीठ रुधौली। बच्चों, आज हमको पढ़ना है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। तो टाउन मीन्स होता है, आप जानिए, कस्बा, नगर, सिटी से छोटा एंड गांव से बड़ा, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे टाउन। ट्रेडर्स मीन्स होता है व्यापारी एंड क्राफ्ट्समैन मीन्स होता है बेटा कलाकार, ठीक है। अब ये कलाकार कैसे हो सकते हैं? कपड़े बनाने के लिए भी कलाकार होते हैं, सोने चांदी की ज्वेलरी बनाने के लिए भी कलाकार होते हैं, लोहे की चीज़ें बनाते हैं कलाकार, है ना, मूर्तियाँ बनाते हैं कलाकार। तो क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर एंड टाउन, ये तीनों वर्ड जो हैं आपके चैप्टर के नेम के, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम ये किस जगह का, किस टाइम का टाउन पढ़ेंगे, किस टाइम का ट्रेडर पढ़ेंगे, किस टाइम के क्राफ्ट्समैन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग मेडिवल पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री हमारी चल ही रही है। इसके पहले भी हम लोगों ने मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में भी हमको क्या पढ़ना है? मेडिवल इंडिया के ही बारे में पढ़ना है। उनमें कौन कौन से टाउन्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन थे। तो क्या समझे आप लोग? टाउन मतलब ऐसा प्लेस जो सिटी से छोटा होगा और गांव से बड़ा होगा, वहाँ पे पॉपुलेशन होगी, दुकानें होंगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, आप लोग रुधौली में जो लोग रहते होंगे, तो रुधौली क्या है? एक टाउन है। अब ये टाउन क्या है, ऐसे रातों रात बन के नहीं तैयार हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग से ही टाउन नहीं होते थे। पहले कोई छोटा गाँव था, कहीं पे भी मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आसपास के बहुत लोगों के, हम कह सकते हैं चौराहा जो होता है, ठीक है, बहुत लोगों के गांव के बाहर क्या होता है? एक चौराहा होता है, जहाँ पे लोग जाते हैं गाड़ियों का वेट करने या कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने। तो वहाँ पे पहले कुछ दुकानें रही होंगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। लोगों, यही जो क्राफ्ट्समैन होंगे, ये जो कलाकार होंगे, ये अपनी चीज़ें क्या करेंगे? बनाएंगे, बेचेंगे, और डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट से क्या होगा? धीरे धीरे दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी और वो विलेज जो होगा वो टाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि टाउन क्या है? ये विलेज ही है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होता है? डेवलपमेंट के बाद टाउन में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें और बहुत सारी सुविधाएँ हो जाती हैं। अब ये टाउन कहाँ का है? हम मेडिवल इंडिया के टाउन के बारे में पढ़ेंगे। अभी सारा हमको इस चैप्टर में रीड करना है, अभी तो बस ये इंट्रोडक्शन है। ट्रेडर मीन्स व्यापारी। अब जब टाउन है तो वहाँ पे मार्केट होंगे, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसको खरीदने के लिए और कह सकते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लाना ले जाना, दोनों चीज़ों के लिए कौन आएंगे? व्यापारी आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे। एंड क्राफ्ट्समैन, तो क्राफ्ट्समैन ही मेन है। टाउन में कन्वर्ट अगर होगी कोई जगह तो किसके नाते होगी? क्राफ्ट्समैन, क्योंकि ये कलाकार कुछ ऐसा बनाएंगे, कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ऐसा प्रोडक्शन होगा इनका जिसको ये बाहर बेच सकते हैं, ठीक है। दुकानें लगाएंगे तब तो, अगर अच्छी चीज़ें होंगी तब तो लोग खरीदने आएंगे इनके यहाँ। तो क्राफ्ट्समैन क्या है? कलाकार हैं, ये चीज़ों को बना बना करके बेचेंगे, और इन कलाकारों को, छोटे कलाकारों की चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको बाहर ले जाने का काम कौन करेंगे? ट्रेडर्स करेंगे, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, क्राफ्ट्समैन, कलाकार, ट्रेडर्स, व्यापारी एंड टाउन, कह सकते हैं सिटी से छोटा एंड विलेज से बड़ा, ठीक है। तो अब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे। आपने समझ लिया कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? मेडिवल इंडिया के बारे में पढ़ना है, और वहाँ के, जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि मेडिवल इंडिया में आर्किटेक्चर कैसा था, ठीक है। आर्किटेक्चर के बारे में आपने पढ़ा था, कौन कौन सी बिल्डिंग किस किस एम्परर ने बनवाया था, कौन से किंग ने क्या बनवाया था, ठीक है। आर्किटेक्चर को भी 4 कैटेगरी में बांट दिया गया था। अब इस चैप्टर में हमको केवल पढ़ना है टाउन कैसे होते थे मेडिवल इंडिया में, ट्रेडर्स का क्या रोल था, क्राफ्ट्समैन का क्या रोल था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। Towns can be generally defined as an urbanized area with well-defined boundaries. डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि टाउन जो है, इसको अगर जनरली हम लोग डिफाइन करें तो एक अर्बनाइज्ड एरिया है, यानी कि विलेज से ज़्यादा डेवलप, ठीक है, गांव से ज़्यादा डेवलप एरिया, जिसके पास एक अच्छी सी बाउंड्री होगी। चारों तरफ से क्या होगा? एक बाउंड्री हो गया। बाउंड्री मतलब ये नहीं कि दीवार से उसको घेर दिया गया, इसका मतलब ये कि इतने किलोमीटर तक क्या है, एक टेरिटरी होगा, एक फिक्स एरिया होगा कि यहाँ तक ये टाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग ये समझेंगे। आगे देखते हैं। इट हैज़ अ लोकल गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन टू एडमिनिस्टर द डे टू डे लाइफ इन द टाउन
अब क्या होगा, जो टाउन होगा उसमें क्या होगी, एक लोकल गवर्नमेंट होगी, एक हेड होगा। जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि कुछ प्रोविंशियल स्टेट्स होते थे, है ना। अब वो तो थोड़ा सा और बड़े हो गए, उनके अंडर में भी छोटे छोटे परगना होते थे, ठीक है, कस्बा होते थे। तो उसी से थोड़ा सा हम इसको रिलेट कर लेते हैं, और उसका क्या होता था, खुद का एक हेड होता था। तो इसी तरह से जो टाउन होता है, टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक लोकल हेड होता है वहाँ का, और वो वहाँ की देखरेख करता है, डे टू डे जो भी चीज़ें चल रही होती हैं। इन मैटर्स ऑफ टेरिटरी एंड पॉपुलेशन इट इज़ लार्जर देन अ विलेज एंड यूजुअली स्मॉलर देन अ सिटी, ठीक है। अब पॉपुलेशन की बात करें जनसंख्या के हिसाब से, और टेरिटरी जो एरिया होगा, जो जगह होगी, उसके दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो ये गांव से बड़ा होता है और सिटी से छोटा। तो टाउन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखते हैं इमर्जेंस ऑफ टाउन्स इन मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया में टाउन्स कैसे इमर्ज हुए, कैसे बने, ठीक है, कैसे आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा, मैनी ऑफ द लार्जर विलेजेस, परगनाज एंड थाना हेडक्वार्टर्स वेर ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टाउन्स नोन एज कस्बा, ठीक है। टाउन को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, कस्बा। जैसे जो भी लोग रुधौली से बिलोंग करते हैं तो रुधौली क्या है, एक कस्बा है, यानी कि विलेज हम कह सकते हैं। पहले विलेज रहा होगा, जो लोग यहाँ पे 50 साल पहले रहे होंगे, ये रुधौली इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, ठीक है। और आज क्या है, आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा शॉप्स दिखती हैं हमको, बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं, है ना। तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया है, कस्बा में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन सिटी से क्या है, ये छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि जो टाउन हुआ मेडिवल इंडिया में, जब टाउन का इमरजेंस हुआ तो कैसे हुआ, सबसे पहले छोटे छोटे गांव जो थे, या परगना बोलेंगे हम, थाना हेडक्वार्टर्स, ये क्या हुए, ग्रेजुअली धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए किस में, टाउन्स में। अब बहुत सारे गांव मिलके, ये मत समझिएगा आप लोग कि बहुत सारे गांव मिलके एक टाउन बना लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही गांव या कोई एक ही पर्टिकुलर जगह जो था, वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, और फिर वो जगह डेवलप होके किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, कह सकते हैं हम लोग, टाउन में। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल टाइम्स दीज प्लेसेस यूजुअली हैड अ विलेज सेटिंग। अर्ली मेडिवल टाइम में, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, ये स्टार्टिंग में विलेज ही हुआ करता था, गांव हुआ करता था। हाउएवर फ्रॉम 14th century onwards these places become significant center for various crafts and mercantile and commercial tradition, ठीक है, ट्रांजैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि अर्ली मेडिवल, आपको ये हेडिंग समझना है कि इमर्जेंस ऑफ टाउन इन मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया में टाउन कैसे इमर्ज हुए। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट लाइन ये शुरू हो रही है कि आप तो पहले पढ़ लिए हैं कि छोटे छोटे गांव, परगना या थाना हेडक्वार्टर जो थे वही डेवलप होकर ट्रांसफॉर्म हो जाते थे टाउन में। बट क्या हुआ, 14th सेंचुरी के आगे वाला जो समय था उसमें क्या हुआ, फिर धीरे धीरे यही विलेज जो थे, ठीक है, या यही जो ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं टाउन में, तो कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, इनका सिग्निफिकेंट सेंटर बन गए, ये इनका एक स्पेसिफिक रोल हो गया, किसमें, किस लिए, वेरियस क्राफ्ट्स, बहुत सारे कला का केंद्र बन गए ये लोग। जैसे कोई टाउन फेमस हो गया कि यहाँ पे चमड़े की चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं, वहाँ पे कहते हैं वहाँ पे ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, फेमस है वो टाउन, है ना, वहाँ पे चूड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं। तो ऐसे ही अलग अलग कलाओं के लिए फेमस हो गए। एंड मर्केंटाइल, मर्केंटाइल मीन्स होता है बेटा कि बिजनेस का सेंटर बन गए, ये ट्रेड का सेंटर बन गए, कोई ऐसी फेमस चीज़ वहाँ पे मिलने लगी जिसको लोग वहाँ पे खरीदने के लिए आने लगे, और ये लोग भी कुछ चीज़ों को लाएंगे बाहर से। तो धीरे धीरे ये किस में चेंज हो गए, वेरियस क्राफ्ट्स एंड मर्केंटाइल के सेंटर बन गए, एंड कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे कोई फेमस चीज़ हो गया, जहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि बहुत अच्छी अच्छी कलाकारी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं, तो वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का सेंटर तो बनेगा ही, चीज़ें बिकेंगी, खरीदी जाएंगी, तो क्या होगा, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होगा ना। तो आप लोग समझ गए होंगे अर्ली मेडिवल इंडिया में, अर्ली नहीं सॉरी मेडिवल इंडिया में टाउन का इमरजेंस कैसे हुआ। अब बेटा टाउन जो होते थे इनको कैटेगराइज किया गया, ठीक है। टाउन मतलब कई टाइप के टाउन होते थे, लगभग 3 टाइप के आप यहाँ पे पढ़ोगे, आगे एक पोर्ट टाउन भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टाउन को कैटेगराइज क्यों किया गया, क्योंकि अलग अलग जो टाउन्स होते थे वो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस होते थे, ठीक है। मेन अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो 3 टाइप के टाउन पढ़ोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स,
ट्रेडिंग टाउन्स एंड हम कह सकते हैं पिलग्रिमेज और रिलीजियस टाउन्स। तो अगर अभी ऐसे समझना चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन मतलब जो शासन व्यवस्था, जहाँ का हेड होगा। जैसे राजा होते थे ना पहले, अकबर के टाइम में आपने देखा होगा, शाहजहाँ के टाइम में देखा होगा, बहुत सारे एम्परर होते थे, वो लोग क्या बनाते थे, अपनी एक राजधानी, और राजधानी सेंटर होता था एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को देखने के लिए, शासन व्यवस्था वहीं से संभाली जाती थी। जैसे हम कहें हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन क्या है, टाउन नहीं है, सिटी है। ज़्यादा पॉलिटिकल नेता आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ज़्यादा राजनीति से रिलेटेड चीज़ें कहाँ होती हैं, दिल्ली। दिल्ली का क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है या सिटी हम कहते हैं ना, सिटी है, वो बहुत बड़ी सिटी है। अगर बात करें ट्रेडिंग मतलब व्यापार से संबंधित टाउन्स, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हों, वहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता हो, इम्पोर्ट किया जाता हो, तो वो ट्रेडिंग टाउन कहलाते थे। ठीक है, स्पेशली हम कह सकते हैं मार्केटिंग का जो सेंटर होता था। जैसे हमारे यहाँ क्या है, कहते हैं कि कॉमर्शियल टाउन या ट्रेडिंग टाउन कौन सा है, मुंबई है अभी प्रेजेंट टाइम में, हम कह सकते हैं ना मॉडर्न इंडिया में। फिर देखते हैं पिलग्रिमेज या रिलीजियस टाउन, मतलब तीर्थ स्थान जो भगवान से जुड़े हुए होते थे, जैसे टेम्पल टाउन भी इनको बोला जा सकता है। ठीक है, पिलग्रिमेज या रिलीजियस टाउन्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेम्पल टाउन्स भी बोल सकते हैं। या मुस्लिम धर्म से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा दरगाह है, कोई बहुत बड़ा मकबरा है, या हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, और वो जगह फिर क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे मंदिर बनने लगे, और क्या हुआ, वो फेमस होकर के टाउन में कन्वर्ट हो गया। पहले कोई मान लीजिए छोटा सा गाँव है, वहाँ पे एक मंदिर रहा होगा, और लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई, वहाँ पे और भी मंदिर बनते गए। जो पॉलिटिकल लीडर्स हुए या जो भी किंग्स हुए, उन लोगों ने अपना ग्रांट दिया, दान दिया वहाँ पे, और वो जगह डेवलप होकर के टाउन में कन्वर्ट हो गई, और फिर टाइम टू टाइम लोग वहाँ पर ट्रैवल करने जाने लगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, रिलीजियस टाउन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन मीन्स शासन व्यवस्था से रिलेटेड है ये। Towns such as Delhi, Agra, Hampi were developed as centers of power and administration. अब टाउन जैसे कि दिल्ली, आगरा और हम्पी, ये क्या थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन टाउन के रूप में, जैसे यहाँ से मेन शासन व्यवस्था देखी जाती थी, इस रूप में ये टाउन्स इमर्ज हुए। दीज वेयर द कैपिटल सिटीज ऑफ द एम्पायर्स, और ये क्या होते थे, कैपिटल सिटीज होते थे। आपने भी देखा था मुगल टाइम में, या हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के टाइम में भी बहुत सारे राजाओं का जो था, कुछ लोगों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना रखी थी, कुछ लोगों ने आगरा को अपनी राजधानी बना रखी थी। विजयनगर साम्राज्य की बात करें, हम्पी बनी थी, है ना। तो ये सब क्या थे, बड़े बड़े एम्पायर्स के, बड़े बड़े साम्राज्यों के क्या हुआ करते थे, राजधानी हुआ करते थे। राजधानी ही सेंटर होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स were founded by the rulers, their noblemen, and as well as by the rulers of the provincial dynasties. अब जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स होते थे, ये कैसे बनते थे, तो ये जो शासक होता था, जो रूलर होता था, उसके द्वारा बनाया जाता था, या नोबलमैन, आपको पता है ना, जो नोबल होते थे राजा के दरबार में, जो भी नोबल होता था वो बहुत हेड पोस्ट पे होता था, उसको बहुत सम्मानजनक स्थिति होती थी उसकी, है ना, रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे रहता था वो। तो जो नोबलमैन होते थे वो बनवा सकते हैं, या रूलर बनवा सकता है, और जो प्रोविंशियल डायनेस्टीज के जो रूलर्स होंगे वो भी अपनी राजधानी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझे आप लोग, राजधानी को, कैपिटल सिटी को कौन बनवाएगा, रूलर बनवाएगा, उनके नोबलमैन बनवाएंगे, या प्रोविंशियल डायनेस्टीज के भी रूलर्स बनवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, हमने देखा भी है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है इन सारी बातों को। दौलताबाद वाज फाउंड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, आपने तुगलक डायनेस्टी में पढ़ा था इसको। ठीक है, तो इसने क्या किया था, दौलताबाद नाम के टाउन को इमरजेंस में लाया था। फिरोज शाह तुगलक फाउंडेड जौनपुर। जौनपुर आज हम लोग देखते हैं ना, जौनपुर एक टाउन है। तो जौनपुर को किसने फाउंडेड किया था, किसने बनाई थी इसको अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक सिटी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन किसने बनाया था इसे, तो फिरोज शाह तुगलक ने। अंडरलाइन करके ये नोट कर लीजिएगा, जौनपुर को किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। सिकंदर लोदी फाउंडेड द मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा। ये मैंने आपको हाईलाइट करके लिखवाया भी है क्वेश्चन, कि लोदी डायनेस्टी का जो सिकंदर लोदी था, उसने आज का जो मॉडर्न सिटी आगरा है उसको इसने क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था या बनवाया था। अकबर एडेड फतेहपुर सीकरी एज अ सैटेलाइट टाउन एंड आल्सो फाउंडेड इलाहाबाद नियर प्रयाग। सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोग तुरंत अंडरलाइन करते रहिए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को ऐड किया, यानी कि एस्टैब्लिश किया, और
इलाहाबाद जो प्रयागराज के पास है और आज जिसे हम लोग प्रयागराज कहते हैं, उसको किसने बनवाया था? कह सकते हैं अकबर ने। अहमदाबाद इन गुजरात वाज फाउंडेड बाय द इंडिपेंडेंट रूलर सुल्तान अहमद शाह। जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद देखो रूलर के नाम पे ही है, ठीक है। वहाँ का एक इंडिपेंडेंट रूलर था। गुजरात आपको पता है ना कि फ्री, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कुछ रीजनल प्रोविंशियल किंगडम्स होते थे जो कि किसी के अंडर में नहीं होते थे, ना तो मुगलों के ना दिल्ली सल्तनत के, जैसे मुगल के टाइम में है तो वो किसी के अंडर में नहीं थे। गुजरात क्या था? एक फ्री स्टेट था और वहाँ का जो इंडिपेंडेंट रूलर था, ठीक है, सुल्तान अहमद शाह, स्वतंत्र शासक था वहाँ का, उसने अहमदाबाद को गुजरात में बनाया था, ठीक है। तो ये किसके द्वारा फाउंडेड है? अहमदाबाद जो गुजरात का है वो सुल्तान अहमद शाह, और अहमद शाह से ही उस स्टेट का नाम, स्टेट नहीं कह सकते हैं, टाउन का नाम भी क्या पड़ गया? अहमदाबाद। और आज तो वो बहुत बड़ी सिटी बन गई है। इट फ्लोरिस्ड अंडर बोथ द गुजरात सुल्तान्स एज वेल एज मुगल्स। तो ये दोनों टाइम पे फली फूली अच्छे से फ्लोरिश हुई, गुजरात सुल्तान्स के भी और मुगलों के भी। आगे देखते हैं तो क्या समझे आप लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो टाउन बनाए जाते थे और बहुत सारे रूलर्स इसको बनवाते थे, या रूलर्स के नोबल मैन, या कह सकते हैं जो आसपास के किंगडम्स होंगे जो फ्री होंगे वो भी अपनी राजधानी बनवाएंगे। जैसे अहमद शाह है, सुल्तान अहमद शाह था, तो इसने भी क्या बनवाया था? अपने लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बनवाया था, अहमदाबाद। और आपको यहाँ पे जितने भी बताए गए, अकबर ने कौन से टाउन को फाउंड किया था, सिकंदर लोदी ने किस टाउन को फाउंड किया था, ठीक है। तो इस सब पे अंडरलाइन करके आप लोग लर्न कर लेंगे। आगे है सेकेंड टाइप ऑफ टाउन है ट्रेडिंग टाउन्स। कौन सा है बेटा? ट्रेडिंग टाउन्स। ट्रेडिंग मतलब व्यापार से रिलेटेड नगर। अब देखेंगे, बाय द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में, द मेंबर्स ऑफ द ऑक्यूपेशनल क्राफ्ट ग्रुप्स सच एज वीवर्स, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, डायर्स, पॉटर्स एंड शू मेकर्स हैड ग्रोन सिग्निफिकेंटली। 17th सेंचुरी में मेंबर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल, जो व्यापारिक लोग थे, व्यापारिक ऑक्यूपेशन मीन्स क्या होता? पेशा। सब लोगों का अलग अलग पेशा होता है ना, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लकड़ी का सामान बना रहा है, कोई जूते चप्पल बना रहा है, तो लोगों का ऑक्यूपेशन अलग अलग होता है। अब अलग अलग ग्रुप के अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग क्या हुए? वो अराइज हुए, मतलब आए, प्रभाव में आए, थोड़ा सा वो भी बाहर आए निकल करके। बाहर आए निकल करके मतलब ये नहीं कि घर में छुपे थे, बाहर आए, मतलब हाईलाइट हुए थोड़ा सा, अपने वर्क को उन लोगों ने और भी इम्पॉर्टेंस दिया in the form of trade. This led to growth of trading towns due to flourishing trade and commerce. अब इसके नाते क्या हुआ? ट्रेडिंग टाउन्स लाइट में आया। लाइट में आया मतलब उस पर कोई टार्च जला के लाइट नहीं डाल देता है। क्या हुआ? वो फेमस होने लगा। वहाँ पे जैसे होगा ना, एक पार्टिकुलर स्टेट है या एक कोई पार्टिकुलर टाउन है, वहाँ पे कोई चीज़ बहुत अच्छे से बन रही है, जूते चप्पल या वीवर्स हम कह सकते, कपड़े की बुनाई बहुत अच्छे से हो रही है उस टाइम पे, तो क्या होता था? वो फेमस हो जाता था, दूर दूर के लोग वहाँ पे आने लगते थे व्यापार करने के लिए। दीज पीपल लिव्ड एंड वर्कड इन सेपरेट स्ट्रीट्स। और ये जो लोग होते थे, जैसे जो वीवर्स हैं, अलग अलग गलियों में रहते थे, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, डायर्स, ठीक है। तो सारे ऑक्यूपेशन के लोग जो होते थे ये अलग अलग गलियों में रहते थे और अपना पेशा करते थे। The towns or kasbas in different parts during this time specialized in local products which were exported to other parts of the country. यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ये छोटे छोटे लोग थे, छोटे छोटे गलियों में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की चीज़ें बना रहे हैं। क्राफ्ट पर्सन, चैप्टर का ही नाम है ना, क्राफ्ट पर्सन। तो क्राफ्ट पर्सन मतलब ये जो कलाकार हैं, ब्लैक स्मिथ भी क्या है? कलाकार है। डायर, पॉटर, ये सब क्या है? कलाकार हैं। ये अपनी अपनी चीज़ें बना करके अलग अलग गलियों में इसको बेच रहे हैं, और जो ट्रेडर्स आएंगे इनको खरीद करके ले जाएंगे और कंट्री के, फिर देश के अलग अलग पार्ट्स में इसको सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, जिससे क्या होगा? कॉमर्शियल फायदा होगा। दीज टाउन्स इमर्ज एज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। और ये टाउन जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में इमर्ज हुए। मैन्युफैक्चर मीन्स क्या होता है बेटा? बनना। जैसे पॉटर है वो क्या होगा? मिट्टी के बर्तन बनाएगा, है ना। आपको कह सकते हैं ब्लैक स्मिथ है, क्या है? लोहे का सामान बनाएगा। तो बना बना करके चीज़ों को बेचना, ठीक है। तो ये क्या बन गए? ये टाउन, ट्रेडिंग टाउन्स क्या बन गए? मैन्युफैक्चर सेंटर बन गए। साथ ही साथ ट्रेडिंग टाउन्स तो ये हैं, और क्यों है ये भी आपको पता है, क्योंकि यहाँ के कलाकार क्या कर रहे थे? चीज़ों को बना बना करके और उसे बेच रहे थे। ये नहीं कि बस अपने यूज के लिए, आपस के यूज के लिए। उन चीज़ों में उन्होंने थोड़ा सा क्या किया? वही मैं फिर से कह रही हूँ, लाइट डाला, उसको लाइट में लाया।
जैसे आप अभी कोई काम कर रहे हो, आप उसको चोरी छिपे कर रहे हो तो उसको कोई नहीं जानेगा, आप थोड़ा सा उसी काम का प्रचार प्रसार करके करोगे तो उसको सारे लोग जान जाएंगे। तो ऐसे ही Delhi, Agra and Delhi Agra region were known for paper manufacture. Underline this, दिल्ली और आगरा वाला क्षेत्र जो था वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस था। ठीक है, ग्लासवेयर एंड कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल्स, साथ ही साथ किसके लिए, दिल्ली और आगरा। अंडरलाइन दिस, दिल्ली और आगरा जो है बेटा ये पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर बनाने के लिए, ग्लास की चीज़ें बनाने के लिए, कॉपर और ब्रास के बर्तन बनाने के लिए, ब्रास मीन्स पीतल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए दिल्ली आगरा फेमस थे, यानी कि यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन रहे होंगे तो ये लोग इन सारी चीज़ें बनाते होंगे और जिसके नाते ये क्या बन गया, ट्रेडिंग टाउन बन गया और फेमस हो गया। फिर देखते हैं जौनपुर इज फेमस फॉर क्लॉथ वीविंग एंड वुडन आर्टिकल्स। जौनपुर को किसने बनाया था, क्वेश्चन है आपके लिए। जौनपुर को किस सुल्तान ने फाउंड किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसने क्या किया था, जौनपुर को बनाया। और जौनपुर क्या किस लिए फेमस हो गया, क्लॉथ वीविंग, कपड़े बुनने के लिए और लकड़ी के सामान बनाने के लिए। अवध प्रोड्यूस साल्ट पेटर टाउन्स इन बिहार were known for glass vessels and wooden articles। ठीक है, तो बिहार जो थे, बिहार नाम का टाउन जो था, अभी भी है ना, बिहार एक स्टेट बन गया है, काफ़ी डेवलप हो गया है। तो ये ग्लास के बर्तन बनाने के लिए, ग्लास की चीज़ें बनाने के लिए, वुडन आर्टिकल्स बनाने के लिए फेमस था। बंगाल टाउन्स स्पेशलाइज्ड इन मसलिन, कॉटन टेक्सटाइल्स एंड सिल्क वेविंग। जो बंगाल के टाउन्स थे बहुत सारे, वो किसके लिए फेमस थे, तो देखिए बिहार क्या है, स्टेट है बेटा, तो बिहार में जो छोटे छोटे टाउन्स थे वो फेमस थे ग्लास वेसल्स एंड वुडन आर्टिकल्स के लिए। जो बंगाल के टाउन्स थे वो फेमस थे मसलिन कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए, यानी कपड़े बनाने के लिए, सिल्क के कपड़े बुनने के लिए भी फेमस थे। ठीक है, तो बिहार एंड बंगाल ये सब क्या है, बड़े बड़े स्टेट हैं और इसमें जो टाउन्स थे वो फेमस थे। किस टाइम पे, मेडिवल इंडिया में। किसके लिए फेमस थे, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग क्राफ्टिंग के लिए, अलग अलग क्राफ्ट पर्सन्स थे। तो ये आपने ट्रेडिंग टाउन्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम इन्फो कैप्सूल थोड़ा सा देख लेते हैं। The road spanning the Grand Trunk Road as we know it today existing during the Mauryan Empire, extending from the mouth of the Ganga to the northwestern frontier of the empire. This road was devoted and extended by Sher Shah Suri in 16th century. Its former names include Uttar Path, the road to north, Shah Rah-e-Azam, ग्रेट रोड, और सड़के आजम और बादशाह सड़क। थोड़ा सा ग्रांड ट्रक रोड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इससे पहले भी ग्रांड ट्रक रोड के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज जो हम लोग जीटी रोड या ग्रांड ट्रक रोड देख रहे हैं ये नया नहीं है कोई, ये मौर्यन एम्पायर के टाइम पे ही इमर्ज हो गया था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस टाइम से ही ये रोड इमरजेंस में आ गया था, लेकिन ये इस नाम से नहीं फेमस था, इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, जीटी रोड के नाम से नहीं फेमस था। तो ये कहाँ से था बेटा, गंगा के मुंह से कह सकते हैं, यानी कि गंगा के सामने से निकलता था, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में एम्पायर के सामने से निकलता था। साथ ही साथ दिस रोड वाज रिनोवेटेड एक्सटेंडेड बाय शेर शाह सूरी, और इसी रोड को बाद में शेर शाह सूरी ने और अच्छे से बनवा दिया। ठीक है, 16th सेंचुरी में। और इस सड़क का नाम क्या क्या था, उत्तर पथ। उत्तर पथ मतलब रोड टू नॉर्थ, उत्तर की तरफ जाने वाला रोड, गंगा की तरफ से निकल करके एम्पायर के उत्तर की तरफ में जा रहा था मॉडर्न टाइम में। बाद में तो इसको शेर शाह ने और भी अच्छे से बनवा दिया और इसका अलग अलग नाम भी पड़ा। देखिए, शाह राहे आजम इसका नाम था, महान रोड जिसका मतलब होता है सड़के आजम, और बादशाह सड़क। तो ये सारी क्या थे, इसके नाम थे जीटी रोड के बारे में। यानी कि आपने क्या देखा कि जीटी रोड जो आप देख रहे हो शेर शाह सूरी ने जैसे बनवाया था 16th सेंचुरी में, तो ये मौर्य एम्पायर के टाइम से ही क्या था, इमरजेंस में आ गया था। आगे देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वेयर द मेन कॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीति, ठीक है, राजनीति जो हो वो मजबूत हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक समस्या जो हो खत्म हो जाए। ठीक है, पैसा कमाना, इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है, पैसा कमाना। ये सब क्या थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो थे, ये बेटा मेन रीजन थे
ट्रेड, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जब हमारा कोई टाउन है, हमारा कोई विलेज है, हमारी कोई सिटी है, ठीक है, हमारी कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं, प्लस हम बाहर भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बाहर के व्यापारी यहाँ पे आएंगे, उसको खरीद के ले जाएंगे, उसका अच्छा प्राइस हमको देंगे, तभी तो हमारा फायदा होगा। उससे क्या होंगे, हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन सकते हैं। और जब कोई कंट्री या कोई भी जगह इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, तभी वो पॉलिटिकली भी स्टेबल हो सकता है। बिना इकोनॉमी के पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं पॉसिबल है। इस चीज को आप आगे और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अब देखते हैं, रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह एंड अकबर पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू मर्चेंट्स। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब जो राजा होगा उसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो करनी होगी ना, अपनी राजनीति को ठीक ठाक से करेगा। राजनीति मीन्स क्या, जनता के लिए कुछ काम करना अच्छे से। जब वो जनता के लिए काम करेगा, पैसे होंगे उसके पास, तभी वो करेगा, और तभी वो क्या होगा, एज ए किंग काफ़ी दिन तक सपोर्ट किया जाएगा। और जब वो पीपुल के लिए कुछ करेगा ही नहीं, लोगों के लिए कुछ करेगा ही नहीं, तो उसे लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकली अगर उसे स्टेबल होना है तो क्या करेगा, वो इकोनॉमी का कुछ रास्ता ढूंढेगा, जिसके लिए जो भी बुद्धिमान रूलर्स थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर, इन सब ने बहुत सारा ध्यान लगाया अपना रोड बनवाने में। और रोड बनवाने का मेन रीजन क्या था कि जिससे मर्चेंट्स को, व्यापारियों को सिक्योरिटी मिल सके। और इन लोगों ने सिक्योरिटी दी भी और रोड भी बनवाए व्यापार को आसान करने के लिए, कि जब मर्चेंट्स आएंगे तभी क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। अब देखिए, शेर शाह बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम चित्तगोंग इन प्रेजेंट डे बांग्लादेश टू हवार्थ इन प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल इन इंडिया। तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया चित्तगोंग से, जो आज के टाइम में बांग्लादेश में है, और वहाँ से वेस्ट बंगाल इन इंडिया तक, ठीक है। तो समझ लीजिएगा इसको, बांग्लादेश से लेकर के बंगाल जो है इंडिया में, वहाँ तक का जो रोड है उसे किसने बनवाया था, जीटी रोड को शेर शाह सूरी ने। अक्रॉस नॉर्थ इंडिया इनटू पेशावर इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान अप टू काबुल इन अफगानिस्तान। और बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो पेशावर जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, और काबुल अफगानिस्तान तक। तो इसको आप लोग एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक शेर शाह सूरी ने बनवाया था और किस उद्देश्य से बनवाया था, तो उसका उद्देश्य था मर्चेंट्स को सिक्योरिटी देना और भी ज़्यादा व्यापार आसान हो जाए। अब देखेंगे पिलग्रिमेज और रिलीजियस टाउन, ठीक है। तीर्थ स्थल या धार्मिक टाउन्स जो होते थे वो क्या होते थे। Religion occupied an important place in the life of the people in ancient and medieval India. Religion जो था, धर्म जो था, वो एंशियंट इंडिया के लोगों में भी और मेडिवल इंडिया के लोगों में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उसका। लोग धर्म को बहुत मानते थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, या कोई भी धर्म हो, लोग धर्म में बहुत विश्वास करते थे। अब देखिए, टू फुलफिल द रिलीजियस नीड्स ऑफ द पीपल, किंग्स ऑफन बिल्ड टेम्पल्स। और लोगों के धार्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राजा जो होता था, जैसे देखिए, राजा क्या करेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहेगा, तो वो कुछ ऐसा करेगा जिससे लोग खुश रहें, उसके राज्य में सारे लोग क्या रहें, खुश रहें। तो उसी का एक हिस्सा क्या है, टेम्पल कंस्ट्रक्शन भी बेटा उसी का एक हिस्सा है कि राजा लोगों के धार्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता था, मंदिर बनवाएगा। और मंदिर कब बनवाएगा, जब उसके पास पैसे होंगे ना। तो आपको अब ट्रेडिंग टाउन समझ में आया होगा, ट्रेडिंग टाउन कैसे बनते थे, क्यों बनते थे, राजा ही इसको बढ़ावा देता था। फिर आगे देखते हैं, तंजौर डेवलप्ड इनटू अ फ्लोरिशिंग टाउन मेनली ड्यू टू अ नंबर ऑफ टेम्पल्स बिल्ट हियर। और जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है तंजौर, आप देखेंगे साउथ में पड़ता है ये, और एक बहुत ही अच्छा फ्लोरिशिंग टाउन ये बन गया, बहुत फेमस और बहुत डेवलप टाउन बन गया, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारे मंदिर बन गए थे। सिमिलर वॉज द केस विथ मदुरई। इसी तरह से मदुरई, तिरुपति और सोमनाथ जो गुजरात में है, सोमनाथ टेम्पल, यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि यहाँ के जो मंदिर थे, यहाँ पे लोगों की आस्था बढ़ती गई और राजा ने क्या किया, टेम्पल कंस्ट्रक्शन करवाया, और धीरे धीरे यहाँ पे लोगों के आने जाने की वजह से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया कि ये जगह जो थे बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गए, पिलग्रिमेज या रिलीजियस टाउन में। लोग यहाँ पे तीर्थ करने आने लगे, दूर दूर से, अलग अलग टाइम पे मेले लगने लगे। होता है ना, अभी भी होता है बहुत सारी जगह पे। हम लोग वृंदावन घूमने जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, तो ये सब कैसे हैं, पिलग्रिमेज या रिलीजियस टाउन्स हैं, जहाँ पे लोग धर्म की आस्था लेकर के जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। लोग कहते हैं तीर्थ करने जा रहे हैं ना, बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो ऐसे टाउन्स।
उनको क्या कहेंगे, पिलग्रिमेज या रिलीजियस टाउन्स। अब थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल कनेक्ट पढ़ लेते हैं। In the 13th century, the city of Manchester emerged as a major cotton textile center in England. इन द 13th सेंचुरी, ठीक है, 13वीं शताब्दी में बेटा इंग्लैंड में एक सिटी थी। कौन सी सिटी? अभी भी है मैनचेस्टर, ठीक है, नाम उसका कन्वर्ट हो गया हो, किसी चीज़ में चेंज हो गया हो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी बस इतना देखेंगे कि 13th सेंचुरी में इंग्लैंड में एक मैनचेस्टर सिटी थी जो कि क्या हुई, मेजर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर में कन्वर्ट हो गई, यानी एक मेजर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल सेंटर के रूप में वो उभरी। मतलब वो जो सिटी रही होगी वहाँ पे कलाकार रहे होंगे और वहाँ के लोग क्या किए होंगे, कॉटन की चीज़ें बना बना करके, और इतना ज़्यादा डेवलप कर दिया उन लोगों ने कि वो जो सिटी थी वो कॉटन टेक्सटाइल सेंटर के रूप में जानी जाने लगी। ठीक है, कहाँ पे? इंग्लैंड में मैनचेस्टर सिटी। आगे देखते हैं। विद द advent of the industrial revolution, Manchester saw massive urbanization due to the boom in textile manufacture. Over time, it became the world's first industrialized city. बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा सब लोग। धीरे धीरे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलने लगा, चीज़ों की मांग होने लगी, कॉटन क्लॉथ्स की मांग होने लगी, तो जो मैनचेस्टर था इसने बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन डेवलप किया, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई इस सिटी में। और चूंकि यहाँ पे पहले ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा था, आपको पता है कपड़े बन रहे थे, है ना, कॉटन के कपड़े बन रहे थे, और ये इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ यहाँ के लोगों के, यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन रहे होंगे, इन लोगों ने बहुत मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे से चीज़ों को बनाया होगा। और यही रीजन है कि समय के साथ साथ जो मैनचेस्टर सिटी थी इंग्लैंड की, ये दुनिया की पहली इंडस्ट्रियलाइज सिटी बन गई। मतलब सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुआ बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो क्या समझे आप लोग ग्लोबल कनेक्ट से कि मैनचेस्टर सिटी जो थी 13वीं शताब्दी में, ये इंग्लैंड की सिटी थी और ये 13वीं शताब्दी में कॉटन टेक्सटाइल सेंटर के रूप में उभरी थी। ठीक है, और ये दुनिया की पहली इंडस्ट्रियलाइज सिटी भी है। तो आपसे कोई पूछे कौन सी सिटी दुनिया की पहली इंडस्ट्रियलाइज सिटी है, तो वो है बेटा आपकी मैनचेस्टर सिटी। कहाँ की? इंग्लैंड की। तो ये आपका ग्लोबल कनेक्ट हो गया, आपने पढ़ लिया है आज पिलग्रिमेज और रिलीजियस टाउन्स तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलीजियस टाउन्स को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।